नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। दोस्तों, चुनाव की घड़ी आ गई। कल शाम को 3 बजे चुनाव अनाउंस हो जाएंगे। जैसे कि पहले उम्मीद थी कि शुक्रवार को जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मीट होगी चुनाव आयुक्तों के ऊपर या सुनवाई होगी, उससे पहले मोदी जी न केवल अपने नए चुनाव आयुक्तों को चुन लेंगे बल्कि शपथ दिलवाकर उन्हें उनका पदभार भी सौंप देंगे। और वो हो गया, कल ही हो गया था एक्चुअली देखा जाए। और फिर आज चीफ जस्टिस ने खुलेआम कह दिया कि हम किसी भी जो नियुक्ति है उसको रोक नहीं सकते। ये आज की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम ऐसा कोई अंतरिम आदेश नहीं देंगे जिसके अंतर्गत हम इस चीज को रोकने का प्रयास करें। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अब रही बात 21 तारीख को जो सुनवाई होगी, क्या उसमें इन दोनों की जो नियुक्तियां हैं उसको असंवैधानिक करार दिया जाएगा? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी और उनके एलाइज तो बिल्कुल तैयार हैं। क्या विपक्ष भी तैयार है? क्या उनके अंदर जो एकता नजर आनी चाहिए थी या एक समन्वय नजर आना चाहिए था, संगठन के लेवल पे जो तैयारी नजर आनी चाहिए थी, क्या उसके लिए वो तैयार हैं? आसार तो लग रहे हैं कि काफी विपक्षी दल जो हैं वो पूरी तरह से तैयार तो हो चुके हैं। कांग्रेस की थोड़ी कमी नजर आ रही है कि वहां पे संगठन के लेवल पर वहां पर शायद कुछ डेफिशिएंसीज हैं। दूसरी बात, मोदी जी कोयंबटूर में अपना रोड शो करना चाहते थे 3.5 किलोमीटर का मेन रोड पे। और मैं अभी कोयंबटूर में था थोड़े दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले था वहां पर। वो रिफ्यूज कर दिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि आप यहाँ रोड शो नहीं कर सकते 18 तारीख को, बिकॉज तमिलनाडु में कोयंबटूर की एक कम्युनल हिस्ट्री है। और एक बार पहले जब दंगे फसाद हुए थे, शायद 98-99 के आसपास की बात है, उसके बाद से कभी भी कोयंबटूर के अंदर रोड शोज किसी भी दल को अलाउड नहीं किए गए एज ए प्रिंसिपल। और प्रधानमंत्री को बोल दिया गया कि एज ए प्रिंसिपल हम उसको अलाउ नहीं करते, और जिस तारीख को आप वहां से रोड शो निकालना चाहते हैं उन्हीं दिनों में वहां पे बच्चों के पर्चे भी हैं, यानी कि एग्जामिनेशन के भी हैं, वो भी निकलेंगे। तो एज ए हिस्ट्री जो उनकी सजेस्ट करती है, हम आपको रोड शो की इजाजत नहीं देंगे। उन्हें बुरा तो लगेगा क्योंकि भारत में कोई और राज्य तो ऐसा है नहीं, वो तो बच्चों के पर्चे रुकवा देंगे अब, लेकिन उनकी रोड शो निकलवा देंगे। यहाँ तो ये हालात है। तो जैसे कि कश्मीर में अभी था कि जहां बच्चों के एग्जामिनेशन के पर्चे थे वो पोस्टपोन करवा दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली नहीं रुकवाई गई थी वहां पर। अब रण तो होगा और रण बहुत भीषण होगा। और बहुत सारी चीजें जो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी निकली हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें से जो और आउटकम निकलेंगे वो भी लोगों के सामने आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज पूना से अनिल सिन्हा जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। हमारे साथ उत्तराखंड से मीनू जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़े टाइम के लिए आप आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पटना से हमारे साथ हेमंत कुमार जी आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे भारत की राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर और खास तौर से पटना की जो सारी चीजें हैं वहां पर जो सूक्ष्म गतिविधियां हैं उन पर उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत कुमार जी, आपने समय निकाला हमारे साथ। तो पहले मीनू जान जी आपके पास ही आ जाता हूँ क्योंकि आपको कहीं और जाना है एक दूसरे चैनल पर बाद में। तो मैं आपसे पूरे परिदृश्य पे टिप्पणी चाहूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो आ गए, लेकिन अब चुनाव कल घोषित होने जा रहे हैं। क्या मुद्दे हो सकते हैं? किस ढंग से जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या सेनाएं तैयार हैं? अब तो कुरुक्षेत्र है ये तो। अब तो यहाँ पर कोई इफ्स एंड बट्स बचा नहीं है, अब तो सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर जो सशक्त होगा वो जीत जाएगा, जो कमजोर होगा वो हार जाएगा। पर जनता भी एक तीसरा पहिया है इसके अंदर कि वो क्या डिसाइड करने जा रही है। तो जनता का मन क्या है, जनता का मूड क्या है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं पूरी विस्तारित टिप्पणी आपसे चाहूंगा। नील जैन जी। जी, जी दिनेश जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव जो ये आम चुनाव हो रहा है 2024 का, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की काली छाया में होगा ज़रूर। क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा रहस्यमयी और बहुत ज़्यादा गूढ़ और पब्लिक का दिमाग भरमाने वाला है और पब्लिक हतप्रभ है। जो जिसको भी ये मालूम पड़ रहा है, जो इसको समझ पा रहे हैं, उनके लिए लगता है कि ये इस तरह के का मकड़ जाल जो है जो चंदे के लेन-देन का और ये जो उसके बदले में सरकार जो कंपनीज़ को जो फ़ेवर कर रही है, जो अभी तक कुछ पत्रकारों ने, जो खोजी पत्रकारों ने जो सामने लाए हैं न्यूज़ निकाल के कि भई किस तरीके से दबाव डाल के
उनसे चंदा लिया गया कंपनियों से, मतलब दबाव डाला आज और हफ्ते भर बाद वो कंपनियां चंदा दे रही हैं। कोई कोई कंपनी हजारों करोड़ का चंदा, एक मतलब भरमा दिमाग खराब हो गया सुन के भी कि इस देश के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो हजारों करोड़ का चंदा एक किसी कंपनी एक पार्टी विशेष को दे रही है। मतलब इतना चंदा कि जिससे कि पूरा चुनाव कायदे में तो पूरा चुनाव लड़ा जाना चाहिए उतने चंदे से, जितना एक एक पार्टी का वहां चंदे की जो अमाउंट है वो दिया जा रहा है। तो पब्लिक को एक तो ये समझ में आ रहा है कि ये पत्र, एक तो सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है कि बात इस पे भी चलाई जाए साथ साथ विपक्षी दलों के द्वारा कि ये इतना महंगा जो चुनावों को बना दिया गया है, ये देश अफोर्ड भी कर पाएगा या नहीं। भाई 80 करोड़ लोगों के पास अनाज नहीं है, लोग 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग घूम रहे हैं बेरोजगार, धंधे नहीं है, एमएसएमई बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है, और लेकिन चुनाव पे खर्चा हो रहा है जबरदस्त, मतलब अनप्रोडक्टिव चीजों पे, चुनाव के ऊपर जो कि इससे चौथाई खर्चे में चुनाव हो सकते हैं उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। संसद भवन है, वो ऑलरेडी एक संसद भवन आपके पास ऐतिहासिक संसद भवन है, उसको हटा के और नया हजारों करोड़ का एक नया संसद भवन खड़ा कर दिया जाता है। सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं आप प्रगति मैदान को तोड़ ताड़ के दूसरा नया प्रगति मैदान बना रहे हैं। मतलब आप चाहते क्या है? ये जो पुरानी चीजों को ध्वस्त करके और उसके ऊपर नए अपने जो मोहर लगाने की, जो ठप्पा लगाने की जो कवायद चल रही है, तो उससे पब्लिक को समझ आना चाहिए कि जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, उसको किस तरीके से एक पार्टी विशेष और एक व्यक्ति विशेष की के प्रचार में, प्रसार में और चुनाव जीतने में और सरकारें गिराने में लगाया जा रहा है। अब तो ये समझ में आ रहा है कि जो बात होती है कि एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं, एक एक एमएलए 50 करोड़ में खरीद रहे हैं, जैसे कि पेड़ पे उगते हो 50 करोड़ और उतार के और पार्टी खरीद लेती है। तो अब समझ में आ रहा है कि पैसा कहां से आता है। तो ये किस तरीके का ये एक किस तरीके का लोकतंत्र है और किस तरीके के चुनावी लोकतंत्र का ये इन्होंने मजाक बना रखा है। एक इससे बड़ी हास्य का कोई प्रहसन कोई हो सकता है जो इस देश में ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए निकल के आया है? दिनेश वोरा जी, मुझे तो ये लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला निकल के आया है, ये तो कुछ कुछ अब्दुल करीम तेलगी का जो कांड था, तेलगी कांड के नाम से कुख्यात है जो कांड, उस तरह की चीज निकलेगी जैसे उसने नकली स्टैम्प पेपरों का धंधा किया था, नकली स्टैम्प पेपर छाप के। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उससे भी आगे जाके इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कुछ ऐसा ही आगे, जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इसमें गहरे में डूबेंगे, उससे निकल के आएगा। और मुझे तो लगता है कुछ हिंडरमैन की रिपोर्ट में भी किन्हीं शायद कंपनियों का जिक्र था, इन बड़े लोगों की जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, तो उनकी कंपनियों का भी कोई इसमें ट्रायंगल, कोई त्रिकोण इसमें निकल के आएगा जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। पर लेकिन हम चाहते ऐसा है कि ये चुनाव से पहले निकल के आ जाए सारी चीजें, ताकि जो पब्लिक जो है उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का मौका मिले। अब आप ये देखिए कि अगर यही सरकार दोबारा आ जाती है तो ये जो चुनावी चंदे का जो ये खेल है, मकड़ जाल है, जो ये किस क्या डायमेंशन होगा इसका अगली बार, क्योंकि तब तो बिल्कुल अपनी मर्जी के राजा हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, और इनको तो रहता ही है कि हम सबके ऊपर भारी एक अकेला, फिर तो इतना भारी हो जाएगा कि सबको दबा के बैठ जाएगा। तो ये चीज पब्लिक को समझाई जानी चाहिए और समझ में आनी चाहिए कि आपके बुनियादी मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं है। एक पार्टी विशेष को और एक व्यक्ति विशेष को अमीर बनाने में पूरा तंत्र लगा हुआ है इस देश का। मेरे ख्याल से ऐसा आज से पहले इस देश के इतिहास में नहीं, चुनावी इतिहास में तो कम से कम नहीं हुआ होगा। देखिए, चुनावों में होता तो है ये कि भाई जितनी परमिटेड लिमिट है खर्चे की विधायक या सांसद की, उससे कई गुना खर्च होता है, लेकिन इतना कि हजारों करोड़, मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी किसी देश की तो इकोनॉमी होगी इतनी बड़ी जितना है चुनावी चंदा आ रहा है। तो ये सोच के बड़ा एक बहुत आश्चर्य हो रहा है। और अब कल चुनाव घोषित हो जाएंगे, ये जो, क्योंकि चुनाव के घोषित होते ही और मुद्दे छा जाएंगे, और मोदी जी तो रोज एक नया मुद्दा हवा में फेंकते हैं, और पता नहीं कल कौन सा और मुद्दा चुनाव के अलावा और कौन सा मुद्दा फेंक दे, तो कहीं ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा नेपथ्य में ना चला जाए, वो पीछे ना छुप जाए। तो उनकी कोशिश डेफिनेटली यही रहेगी, क्योंकि बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा है कि ये आया कहां से और हुआ कैसे, ये पैसा आ कहां से रहा था अब तक। और किस तरीके से आप देखिए ना कि मोदी जी
भ्रष्टाचार में ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सबसे बड़े हरिश्चंद्र के सबसे बड़े अवतार बने हुए थे कि बस एक ही है, ये तो एक ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा हरिश्चंद्र का अवतार कभी पैदा नहीं हुआ जो इतना सच्चा और सुथरा और इतना ईमानदार है। लेकिन यहाँ देखिए आप अंदर क्या कंकाल निकल रहे हैं एक से एक, इसकी इनकी अलमारी में से, भाजपा की और मोदी जी की अलमारी में से। और अगर अभी पीएम केयर फंड की जांच हो तो और पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। ये एक सोचने वाली बात है कि जनता के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इतना ज्यादा हर वक्त जनता के दिमाग को उद्वेलित करके रखते हैं कि जनता को सोच ठहर के सोचने का मौका ही नहीं मिलता है कि हो क्या रहा है। मैं कहती हूँ मोदी जी कुछ भी करें, अभी इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ठहर जाए जनता, यही समझे, इसको समझने की कोशिश करे कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद अपना सोच समझ के इस बार निर्णय दे। और देखिए रण तो भीषण होगा, क्योंकि इस वक्त अब जो विपक्षी दल हैं वो इसको कितना इफेक्टिवली, कितना प्रभावी तौर पे जनता तक पहुंचा पाते हैं, सारा खेल उसके ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि ये अगर जनता तक पहुंचाया जाएगा तो डेफिनेटली जो एक छवि इन्होंने, नकली छवि अपनी बना रखी है कि हरिश्चंद्र के अवतार की और महामानव की और विश्व गुरु की, वो सब हमारे और हमारे जो लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया उसके ऊपर तो तार तार हो चुकी है, तड़क के टूट चुकी है, चूर चूर हो गई है। लेकिन अभी जनता के दिमाग में इसको पहुंचाना जरूरी है, ताकि जनता को पता चले कि ये नकली हरिश्चंद्र है, इनके भुलावे में ना आए और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि जो आपके पैसे का, जो आपका टैक्स का पैसा है, मेहनत का पैसा है, वो देश के कार्यों में इस्तेमाल हो, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल किया जाए। जी, मेरा तो यही कहना होगा। आप इससे पहले जाएं कि मैं छोटा-सा एक सवाल और आपसे कर लूँ। मैंने जब भाजपा समर्थकों से बातचीत की, कल शाम को भी, आज सुबह भी, तो कहते हैं कि ये तो पैसा तो आते हैं, पार्टी में पैसे ऐसे ही आते हैं, इसमें मोदी जी ने कौन-सा गलत कर दिया है? तो उनके ऊपर इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतने ज़्यादा अफ़ीम के नशे में हैं, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, वो तो हिंदू धर्म की रक्षा करने में लगे हैं, उसके लिए छोटा-मोटा आगे-पीछे करना पड़े तो वो भी करने को मंजूर है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। और विपक्ष जो है इसका, ममता हो, नवीन पटनायक हो, केसीआर हो, स्टालिन हो, केजरीवाल हो, सारे चुप हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। राहुल की प्रतिक्रिया नहीं है बहुत, वो छोटी-मोटी है। मुझे लगता था कि शायद लोग सड़कों पे उतरेंगे, कोई सड़क पे नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मुद्दा अभी अब हवा में ऐसे ही चला गया है और कोई कुछ नहीं करेगा। कोई हमलावर ही नहीं है, सिर्फ ले दे के हमारे जैसे कुछ चैनल्स ही हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं सच्चाई की, बाकी तो कोई लड़ना भी नहीं चाहता है यहाँ पर। ये दिक्कत है, छोटे-छोटे 2 क्वेश्चन। ये जी, जी, देखिए विपक्षी दलों का जो मुद्दा है, उसमें विपक्षी दलों को डेफिनेटली एग्रेसिवली होना चाहिए था, और ट्विटर के ऊपर तो चल रहा है खेल, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। और राहुल गांधी ने शायद अपने एक भाषण में कहा भी है इसके बारे में, लेकिन इसमें और दबाव के साथ और एक पुरजोर आवाज के साथ जो उठाने वाली बात है, वो शायद अभी चुनावी रैलियों में सामने आएगा ये मुद्दा, क्योंकि वही बोलने के लिए ज्यादा जरूरत है इसकी। अभी तो ये अगर अभी से इतना कस दिया इस मुद्दे को कि अभी लेक्चर शुरू हो गए तो फिर चुनाव में क्या बोलेंगे। लेकिन हाँ, जरूर आवाज उठाई जानी चाहिए, क्योंकि जो जो जितने भी नेता हैं, अब आप ये देखिए कि ये जो केजरीवाल का जो एक का ये जो शराब वाला मुद्दा था, उसमें अरविंदो फार्मा का जो कौन है वो मालिक है, उसका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। उनका भी अभी यहाँ पे चंदा आ रहा है कि वो उसने उसके बाद वो अप्रूवर बन गया और उसकी जान छूटी चंदा देने के बाद। तो बोलने के लिए तो देखिए सबके पास है और बोला जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मुद्दे को ऐसे ही जाने दिया जाएगा कि ये कि भाई हमें क्या लेना, सानू की वाला मुद्दा नहीं है ये इसमें। और अगर ये नेता करेंगे भी सानू की, तो पब्लिक देखिए, आप जैसे चैनल जो है ना, जो आपने कहा कि हम ही लोग बात कर रहे हैं, आप जैसे चैनल्स को जनता बड़े बड़े ध्यान से देख रही है। और एक चैनल पे नहीं, वो सारे चैनल्स देख रही है आजकल जनता। उनको यहाँ से पता चल रहा है कि ये है क्या ये मुद्दा। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि सड़क का या किसी भाई बहुत ही ज्यादा जो गरीब तबका है, जिनको अपने रोटी के भी लाले पड़े हैं, उनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई मतलब होगा, वो तो नहीं होगा। लेकिन आप ये देखिए कि जो अंधभक्त है, वो तो देखिए आज भी अंधभक्त है, कल भी थे और परसों भी रहेंगे। तो उनकी बात पे तो जाना नहीं है, लेकिन ऐसी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में है।
तो उनके लिए वो इस टाइम कंसोलिडेशन का टाइम है, उनको एक हो जाना चाहिए सबको और इसके बारे में पुरजोर तरीके से और सरल भाषा में पब्लिक को समझाया जाना चाहिए कि ये हुआ क्या है। अरे भाई जहाँ पे आप 2G के ऊपर सरकारें गिरा देते हैं, आप बोफोर्स घोटाले के ऊपर सरकारें गिर जाती हैं। भाई अगर चुनाव लड़े जाते हैं और पब्लिक के सामने पहुंचाया जाता है तो पब्लिक ने उसका जवाब दिया ना, हराया ना। जिनका नाम उसमें था वो बात अलग है कि बाद में क्या साबित हुआ उसमें, लेकिन आपको मुद्दा इफेक्टिवली पहुंचाने की जरूरत है। और देखिए आज आज के टाइम में मुद्दा पहुंचाने के बहुत साधन हैं दिनेश जी। ऐसा जी, नहीं है कि आज तो ये टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो गया है कि बहुत जबरदस्त तरीके से आप उसको पहुंचा सकते हैं हाथ में, बिल्कुल सीधे। अखबार भी उठाना पड़ेगा लेकिन आपके फोन में आप पहुंच जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक क्लिक के ऊपर आपको सारा वो मिलेगा। और रही सड़कों पे उतरने की बात, मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी अभी पब्लिक जो है ना इतना ज्यादा उसमें तकनीक की वजह से इतनी ज्यादा अपने लैपटॉप और फोन में घुसी हुई है कि अब उसको सड़क पे उतरने का उसको जमता ही नहीं है अब। तो जी। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी नहीं उतरेगा कोई, जमे उतरेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, इससे भी बड़ा कांड हो जाए चाहे। जी। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़े थोड़े समय के लिए और आपको दूसरे चैनल पे जाना है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया।